ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से 7500 प्लस दा की मांग कर रहे हैं। बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, उसको बढ़ाने में सरकार दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में भी देरी हो रही है। आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन मिलने में भी देरी का क्या कारण है, चलिए पूरी सच्चाई जान लेते हैं। एक आंदोलन में अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी नहीं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन बहुत सारे पेंशन भोगी बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते हैं। इससे यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ नहीं पाया है और न ही पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सका है। बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं, वे इनसे अनभिज्ञ हैं, इसलिए इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 2. सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियन के बीच एकता की कमी। आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियनों के बीच एकता की कमी है। यह विभाजन समस्या के समाधान में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और इसे और कठिन बना रहा है। ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियानों की कमी है। यदि सही तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाते तो पेंशनरों और सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिलती और वे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे। 3. कानूनी ज्ञान की कमी। अधिकांश संबंधित ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी ज्ञान की कमी है। वे न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर ईपीएफओ, भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं है और इन मुद्दों को कानूनी पहलुओं के साथ सही तरीके से समझने की अनिच्छा दिखा रहे हैं। 4. विभिन्न एजेंसियों और सोशल मीडिया चैनलों की नकारात्मक राय। विभिन्न एजेंसियां, विशेष रूप से कई सोशल मीडिया चैनल और कई ईपीएस 95 पेंशनर और सदस्य न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ लगातार तर्क दे रहे हैं। इसके कारण कई ईपीएस 95 पेंशनर और सदस्य बिना सही तरीके से इन मुद्दों को जाने इन रायों पर विश्वास कर रहे हैं, जिससे मामले में और भी भ्रम पैदा हो रहा है। 5. सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी। सरकार और ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ, पेंशन भुगतान आदेश या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पेंशनरों की समस्याएं बढ़ गई हैं। यह देरी न केवल पेंशनरों के लिए वित्तीय संकट का कारण बनती है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। 6. राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी। ईपीएस 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन पाया है कि वे जल्दी और प्रभावी निर्णय लें। 7. आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी। ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के अधिकांश मामलों में आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। बहुत से पेंशनर और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन मुद्दों पर लड़ने में असमर्थ हैं। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है। इन सभी कारणों से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हो पाया है और पेंशनर एवं सदस्य अपने अधिकारों से वंचित हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी हो। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, पेंशन भोगियों के लिए 22 जून है बड़ा दिन।
न्यूनतम पेंशन 7500 का तोहफा 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौंपा था और इस रिपोर्ट के सभी सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन भाजपा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया था। उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। 2014 में बीजेपी सरकार की सत्ता पूर्ण बहुमत से आई पर 2014 से लेकर 2024 आ चुका, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है क्योंकि बीजेपी सरकार की मंशा केवल सत्ता में आने की थी। केंद्र सरकार ने अभी तक पेंशन भोगियों को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई है। क्या थी कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें? निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि कोश्यारी कमेटी ने साल 2013 में न्यूनतम पेंशन 3000 प्रति महीने करने और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। इसके साथ वारसदार को 100% पेंशन एवं मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिश की थी, पर इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह है। समिति के पदाधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पेंशन भोगियों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से जारी करे आदेश। इस बीच महाराष्ट्र से कर्मचारी नेता विजय कदम का कहना है कि लोकसभा चुनावों के पहले पेंशनभोगी संगठनों ने तय कर लिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को पेंशनभोगी वोट नहीं करेंगे। इसके अनुसार पेंशनभोगियों ने सरकार को सबक सिखाया और अब मोदी जी बिना गठबंधन के सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। इसके बाद भी अगर मोदी जी सबक नहीं लेते हैं तो पेंशनभोगी अगली बार उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए। पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन का विकल्प चुना। वहीं पर एक पेंशनभोगी राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली अति आत्मविश्वास से लबरेज अहंकारी मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक मुख्य कारण बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, मजदूर और उनके परिजनों की घोर नाराजगी और उनकी बद्दुआ भी प्रमुख कारण रहीं। वहीं पे एक दूसरे पेंशन भोगी ब्रजेश कुमार का कहना है कि ईपीएस 95 में हायर पेंशन भोगियों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। गलत हेरफेर वाली लेखा प्रणाली के तहत ईपीएफओ में जमा करने के लिए बूढ़े गरीब पेंशन भोगियों से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। सभी ईपीएस 95 सदस्यों को केवल न्यूनतम पेंशन के साथ रहना चाहिए, जो विभिन्न राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित 7500 प्लस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के रूप में तय की गई है। वहीं पर एक अन्य पेंशन भोगी का कहना है कि हमारी पूंजी जमा करने के बाद भी हमें भीख के जैसी पेंशन मिलती है। हमारे से अच्छे तो सामाजिक सुरक्षा के तहत सीनियर सिटीजन है, जिनको सरकार 3000 मासिक पेंशन देती है। 22 जून को मिलेगी खुशखबरी। इस कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए पेंशन भोगी लामबंद हो चुके हैं। देश भर के लाखों पेंशन भोगी संगठनों के नेता पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए 22 जून को भोपाल के कालिंदी होटल में बड़ी बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसमें मंथन किया जाने वाला है कि किस प्रकार से कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करवाया जाए। नई लोकसभा का सत्र बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लोकसभा में पास करवाने के लिए मध्य प्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एकजुट हो रहे हैं। इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंचा पेंशन भोगियों का ईमेल। होने वाला है कुछ बड़ा। डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है।
सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए को 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। लगातार 2 कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों ने पीएमओ को अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। अनिल कुमार ब्योहार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी कार्यकर्ता, ईपीएस 95 पेंशन भोगी समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट को शेयर किया। पीएम मोदी को भेजे गए ईमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है। पीएम मोदी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया, देश के ईपीएस 1995 पेंशन भोगी आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बेहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है। श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ईपीएस 95 में घाटे के लिए इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता पर प्रदान की जा रही 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग। नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और देश के विकास के लिए एकजुटता और सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ समान दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार पर भयंकर गुस्सा। खुद को भिखारी से गैर गुजरे बोल गए पेंशन भोगी पेंशनर्स ने कहा, दे दे राम दिला दे राम, चिल्ला चिल्ला कर मरते भी जा रहे हैं, पर सरकार की ओर से दया की एक बूंद भी देना मयस्कर न हुआ। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। यह बात हम नहीं, बल्कि पेंशनर्स खुद कर रहे हैं। ईपीएफओ पर दबाव है कि वह न्यूनतम पेंशन का रास्ता साफ करे, सरकार तक मजबूती से बात रखे। पेंशनर्स को जागरूक करने वालों में शामिल अनिल कुमार नमदेव ने सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पोस्ट किया। लिखा, सरकार की निगाह में शायद पेंशनर्स पर खर्च करना पैसे की बर्बादी है। भिखारी की भी औकात नहीं। कोई भिखारी 3-4 बार आता है तो हार कर उसकी झोली में लोग एकाध सिक्का पुण्य कमाने के लिए डाल ही देते हैं। यहाँ तो सैकड़ों भिखारी रोज रोज सालों सालों से दे दे राम दिला दे राम, चिल्ला चिल्ला कर मरते भी जा रहे हैं, पर सरकार की ओर से दया की एक बूंद भी देना मयस्कर न हुआ। जब खुद के पेंशन वेतन की बारी आती है तो सरकार की एक ही बैठक में सब हल। अनिल कुमार ने लिखा, जब खुद के पेंशन वेतन की बारी आती है तो एक ही बैठक में एक ही स्वर से बेहिसाब बढ़ोतरी कर लेते हैं और पेंशनरों के लिए पिछले 7 सालों से कुछ नहीं किया। पिछली सरकार की कोई मजबूरी रही हो ये तो जान नहीं पाए, पर अब जो नव गठित सरकार है लगता है इसकी मजबूरी भी खास हो सकती है। जब तक सरकार के दूसरे प्रतिभागी नहीं चाहेंगे तो कहना मुश्किल होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। कानूनी लड़ाई का भी अंत क्या है?
यही हाल कानूनी प्रक्रिया का है, वहाँ भी पेंशनरों की कोई सुनवाई नहीं, बस इधर से उधर, एक पेशी से दूसरी पेशी, फैसले जो लिए गए उस पर अमल नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के प्रकरण को सुनवाई की कोई वरीयता क्रम में नहीं रखा जाना, जानते हुए भी वे सभी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अनेक याचिकाकर्ता दिनों दिन भगवान को प्यारे होते जा रहे हैं। राजनैतिक दृश्य में बदलाव आपकी किस्मत में भी बदलाव ला सकेगी। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की भी किसी को चिंता नहीं। धन्य है प्रजातंत्र कही जाने वाली सरकार और संवेदनशील न्यायिक व्यवस्था। हमारा उन्हें शाश्वत प्रणाम। इसके आगे कोई क्या कह सकता है? हम तो आवाज उठाते रहेंगे। आप मित्रवर क्या सोचते हैं? क्या राजनैतिक दृश्य में बदलाव आपकी किस्मत में भी बदलाव ला सकेगी? कुछ कहना चाहोगे मित्रों?